नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में एक ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जिसके नाम से पता चलता है कि शायद कंपनी गौर सरकार की होगी या कुछ बड़े डीआईएफआई की बात करती होगी। कंपनी का नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। नाम से पता चलता होगा कुछ और कहती है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी की तरफ आप देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस केवल और केवल 11 रुपया 72 पैसे के आसपास। कंपनी की प्रोडक्टिविटी में देखें तो टीएमटी बनाती है। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट का कामकाज है। यूनिट में इनके पास इंटीग्रेटेड स्टील्स प्लांट की बात करती है और एसएमएस एंड द पावर यूनिट की भी बात करती है। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग का कामकाज करती है और बाकी सारे जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर उनका कारोबार से होने वाले फायदे नुकसान की तरफ चर्चा करेंगे। ये कंपनी एक प्राइवेटली कंपनी है, इस सरकार की कोई होल्डिंग नहीं है, बट नाम पता चलता है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। यदि आप इनकी प्रमोटर होल्डिंग की तरफ देखें तो सबसे पहले नजर आती है उमाशिव गणेश गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका नाम से पता चल जाएगी गारमेंट बनाने वाली कंपनी इनकी होल्डिंग्स। और उनकी होल्डिंग के अलावा 20% 20% की होल्डिंग तो तीन चार पार्टनर की मिलकर होती है। करीब करीब 52% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। रेस्ट होल्डिंग में कुछ पार्ट डीआई के पास भी रखा है और उसमें से रेस्ट पार्ट की बात किया जाए आम निवेशकों के पास है। और आम निवेशकों की यदि लिस्ट आउट की बात किया जाए तो 3 लाख से ज्यादा इंटरेस्टेड शेयर होल्डर इसमें बने हुए थे एज ऑन टाइम फ्रेम 30 सितंबर की डेटाबेस। पहली नजर हम समझने के प्रयास कर रहे थे कंपनी को लेकर के जिनका कामकाज था स्टील एंड रिलेटेड प्रोडक्ट को लेकर के एंड पावर जनरेशन को लेकर के। जैसे पावर जनरेशन का शब्द इंक्लूड होता है तो कुछ हो सकता है कि मार्केट में नई चीज लेके आती है। जहां बुक वैल्यू केबल और केवल 6 रुपए के आसपास के आंकड़ा को दिखाती है, इंट्रेंसिक वैल्यू भी सेम आंकड़ा को दर्शाती है, नियर अबाउट उससे कम की बात। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन टू इस कंपनी में जो इंटरेस्ट है निवेशकों को लेकर के वो डबल के आसपास की बात कर। यदि बाकी दुकानों पे 28x का बेर है तो यहाँ पे 52x की बेर की बात करती है, अर्थात ये ओवर वेटेज है। क्या है? ओवर वेटेज है। जबकि प्रमोटर की होल्डिंग 52%, आरओई 2% के आसपास और आरओसी करीब 8% के आसपास की डेटा की बात करती है। डेट्स टू इक्विटी की बात करें तो 0.57 और करंट रेशियो का माप 1.7 का आंकड़ा दिखाती है। हायर टू हायर कंपनी 18 रुपए तक गया था और लोअर बॉटम करीब 8 रुपए के आसपास की फिक्स किया था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात किया था। मार्केट कैप करीब 1300 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा दिखाती है। तो मार्केट को लेकर के इन सभी पहलुओं को लेकर के हम समझ लेंगे तो क्या आने वाले समय में क्या स्टॉक की जो प्राइस है वो क्या 20 रुपये हो, 20 रुपये के आसपास जाएगी, या ऐसी बात तो नहीं कि लुढ़क के 10 रुपये के आसपास उस पोजिशन पे आ जाए। इन सभी पहलुओं के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहला रिस्क को लेकर, आखिर रिस्क क्या कहता है इनकी बिजनेस को लेकर के चाहे इनकी क्वालिटीज को लेकर। इसके में रिस्क में सबसे पहला पार्ट आती है रिकंसिलेशन का, जिसमें कि परफॉर्मेंस लेवल को देखते हैं। दूसरे पार्ट कंपनी की मैनेजमेंट की रिवार्ड पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है स्टॉक मार्केट के रिएक्शन जो कि डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। हमारी नजर जाती है सबसे पहले इनके रिजल्ट पार्ट को, जो कि सितंबर तक का रिजल्ट आ चुका है। और सितंबर तक के इस रिजल्ट में कंपनी का जो ग्रोथ रेट रहा है किसका, बिजनेस से, उस बिजनेस के ग्रोथ रेट में कई बार बीच गिरावट कई बार चलती हुई नजर आती है। लेकिन यदि ईयरली डेटा को भी हम बेस मान के चलें, ईयरली डेटा को भी बेस मान के चलें, जहां तक सवाल है इस कंपनी में एनुअली ग्रोथ को लेकर, वो एक देखने को मिल रहा है कि कई बार पिछले कुछ सालों तक लगातार सस्टेनेबिलिटी के साथ बढ़ती हुई थी। 24 में आकर थोड़ा सा गिरावट दर्ज कर लेती है कंपेरिजन टू द 23 के डेटा बेसिस। क्या नंबर गेम क्या कहता है, कंपनी को कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे मान के चले तो कोई डेटा है नहीं, जो कंपनी का स्टैंडअलोन डेटा ही है। और उसमें यह देखा गया कि करीब 260 करोड़ के आसपास की आंकड़ा को दर्शाती है सितंबर डेटाबेस में। और सितंबर टू सितंबर को कंपेयर करें
उससे पहले सितंबर कंपेयर करें तो ये कई बार इसमें गिरावट दर्ज करती है। इसी आंकड़ा से यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो कई बार गिरती है और कई बार अच्छी खासी पोजीशन बनाती है। मतलब यहाँ पे इनमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ी तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और यही आंकड़ा यहाँ पे दर्शाती है। एक चीज को लेकर के कंपनी डैमेज कर रही है, पता है किस चीज को लेकर डैमेज कर रही है, उसको इंटरेस्ट की बर्डन को लेकर। वो करीब कहती है करीब 18 करोड़ के आसपास, जो इनके पास मार्केट में अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना जनरेट नहीं होता, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ ईयरली ग्रोथ को लेकर। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कंपनी लगातार 2023 में बेटर परफॉर्मेंस किया था, 24 में थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है, लेकिन अच्छी बात यह है तो 24 में और 12 महीने के डेटाबेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वृद्धि दर्ज कर। इसके अलावा देखा जाए तो नेट प्रॉफिट पार्ट में करीब कहती है करीब नुकसान थी 2023 के दौरान, जबकि सेल्स में लगातार बढ़ोतरी था। सेल्स में बढ़ोतरी के बावजूद भी कंपनी में नुकसान किस प्रोसेस पे था, क्योंकि कंपनी में जो इंटरेस्ट की बर्डन थी वो काफी ज्यादा रही थी और पहले भी इतना ज्यादा रहा था। यहाँ पे आकर के थोड़ा सा लुढ़कती नजर आती है, लेकिन थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज करती हुई नजर आती है। यदि इनकी रिस्क फैक्टर को देखें तो केवल 2 महीने की रिस्क फैक्टर की बात कर रही है, और जो इंटरेस्ट को बर्डन बना के रखा है को लेकर के बोरोइंग्स काफी ज्यादा नहीं है, उसमें लगातार पे आउट करती हुई नजर आती है। जबकि अदर एसेट्स के पार्ट, फिक्स एसेट्स के पार्ट और बाकी सारे चीजों में रिस्क को कवर देखते हुए देखा जाए तो कह सकते हैं कि इनके पास 197 करोड़ के आसपास की रिस्क था 2 महीने की टाइम फ्रेम में था। और 2 महीने के इस टाइम फ्रेम में यदि इनको 11 करोड़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद काफी ज्यादा कहते हैं। तीन नंबर को हमेशा देखते हैं, एक तो नेट प्रॉफिट और एक कहते हैं 1000 करोड़ के आसपास की टोटल टर्नओवर थी, 197 करोड़ के आसपास की, अर्थात नियरली करीब 19-20% के आसपास डेटर्स रेशियो था। और प्रॉफिट रेशियो केवल 1-1.25% के आसपास के नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करती है। यदि हम इन्हीं चीजों को केवल और केवल इन चार्ट ग्राफ में देख लें तो कहते हैं कि अच्छा पिछले कुछ सालों में तो लगातार बिल्डअप कर रही है, लेकिन कई बार तो गिरावट दर्ज कर ली। और इसी आंकड़ा के साथ यदि हम ईयरली ग्रोथ की तरफ कंपनी का देखें तो सेल्स में गिरावट दर्ज करती है, प्रॉफिट में ऊंचाइयों पे चढ़ने में कामयाबी हासिल करती है, और स्टॉक प्राइस सीजीआर में भी गिरावट नहीं रहा है, लेकिन तब भी नियर अबाउट 34% तक की ग्रो लेवल बनाई है एज अ टाइम फ्रेम। रिटर्न ऑन इक्विटी भी तुमको बैकअप सपोर्ट नहीं देती। कंपनी के नाम से हमने इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर कंपनी में ऐसा कौन से ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर कंपनी काफी एक्टिव है। अब एक सवाल और आती है कंपनी को लेकर के, कंप्लायंस प्रिंसिपल्स ऑफ द केस ऑफ द एनसीडी को लेकर के, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को लेकर के कहती है, अलॉटमेंट को लेकर के 2.28 करोड़ की कन्वर्जन, इक्विटी वारंट को लेकर के इक्विटी कन्वर्जन करती है। प्रमोटर की होल्डिंग तरफ से 29 अक्टूबर को कुछ अपडेट निकल के आए थे, जहाँ पे ये कह सकते हैं कंपनी ने अपने अपडेट में क्या कहा था। कंपनी ने अपडेट में कहा था कि हमारे पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न को की रूपरेखा है उसमें हमारे पास ये फिगर रहा है, जो कि हमारे पास नियरली परसेंटेज कितनी की चेंज हो जाती है। परसेंटेज में करीब देखा गया कि 13.8% के आसपास की टोटल शेयर कैपिटल इनके पास रह जाती है, जो कि पहले करीब 20% के आसपास था। बाद में उन्होंने प्लेस करने के बाद ऐसा सिचुएशन इनके पास नेट फिगर की बात करती नजर आती है। अब सवाल है इसकी पीयर्स को लेकर के, तो पीयर्स में आती है रत्नामणि मेटल, शारदा एनर्जी और एनएमजेसिस कंपनी भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी में अर्निंग की पॉइंट आउट व्यू से यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो कंपनी में सबसे ज्यादा अर्निंग सेगमेंट वाइज स्टील से करती है या पावर जनरेशन का। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिवेन्यू आती है वो स्टील से आती है। पावर सेक्टर में केवल 103 लाख की डेटा आती है टोटल। मतलब सबसे बेटर इनकी परफॉर्मेंस लेवल है स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेकर, इसका नाम उन्होंने रखा था। कुछ कंक्लूजन की तरफ चलेंगे तो कंपनी में आम निवेशक की बात करें तो इनमें काफी ज्यादा कुछ निवेशक हैं, जिसमें कि 5% की होल्डिंग के कोई कंपनी ने रखा है, और कुछ होल्डिंग के बाद करीब 3 लाख से ज्यादा के निवेशक है। और ऑल ओवरऑल यदि हम मार्केट की
ग्रोथ रेट में मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल को देखें, शायद ये कह सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट ने अपने निवेशकों को लेकर के कुछ सोच रही है, तो कहते हैं बिल्कुल नहीं सोच रही है, केवल ईजीएम ईजीएम ईजीएम, पता नहीं क्यों इतना ईजीएम करती है, पर्पज से करती है। जबकि चार्ट ग्राफ देखती देख के ये लगता है कि मार्केट में लगातार क्या कर रही है, यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम टू बॉटम है उसको ब्रेक डाउन कर रही है, इसको ट्रेंडिंग वे कहते हैं। एज ऑन टाइम फ्रेम जो कंपनी की परफॉर्मेंस लेवल रही थी, एक साल में करीब 32% का सोचा। एक महीने के डेटा की बात करेंगे, एक महीने में करीब करीब 6-7% गिरावट दर्ज करती है, लेकिन एट द टाइम फ्रेम में कई बार अच्छी खासी पैसे भी बने हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता है। एक बॉटम से एक ऊंचाइयां पे पैसे बनते हैं, और इसको ही कहते हैं हम गोल्डन रूल। गोल्डन रूल हम ये अप्लाई करते हैं कि जब भी लिया न्यूट्रल मान के, और रिस्क हमेशा है तो रिस्क को हमेशा मिनिमाइज करके, और प्रॉफिट को हमेशा बुक करके, बुक करने के बाद एक प्रिंसिपल्स एक डिसीजंस होना चाहिए, तभी एक टर्म के बेसिस पे परसेंटेज एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे इसमें से कोई भी कंपनी हो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है, आसानी से निकल सकती है। हमारे साइड से किसी भी ट्रेडिंग को बात, किसी भी एडवाइजरी की बात बिल्कुल सामने ली है। मान लिया लर्निंग पॉइंट बेसिस आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय इट।